नमस्कार। आज हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। उसके बाद वाइब्रेशनल लाइन्स हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले रोटेशनल स्पेक्ट्रम की बात हम कर रहे हैं। जैसा कि हमको मालूम है, रिजिड रोटेटर मॉलिक्यूल्स में घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच होने वाले जो ट्रांजिशंस हैं उनसे हमें घूर्णन स्पेक्ट्रम रोटेशन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये स्पेक्ट्रम माइक्रोवेव रीजन में मिलता है हमको जनरली, और इनका जो वेवलेंथ रेंज है वो 0.1 mm से लेकर के 1 सेंटीमीटर के बीच में सामान्यतः पाया जाता है। वे अणु जिनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है विद्युत चुंबकीय विकिरणों से अन्योन्य क्रिया कर स्वयं को घूर्णन गति को उत्तेजित कर देते हैं, जिससे अणु घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण कर विद्युत चुंबकीय फोटोनों का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। और ये जो फोटोनों की आवृत्ति है ये घूर्णन ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतराल के मान पर निर्भर करती है। इस तरह से जो द्विध्रुव आघूर्ण युक्त अणु के विभिन्न घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उस स्पेक्ट्रम को हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो अर्थात जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं उन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का मान क्योंकि जीरो होता है, अतः ये आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता है। ऐसे जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है उनके उदाहरण स्वरूप हम हाइड्रोजन एटम ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, और मीथेन CH4 को इस एग्जाम्पल में हम रख सकते हैं। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ये सभी घूर्णन स्तरों के बीच जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल नहीं होता है। परमाणुवीय संक्रमणों की भांति इन मॉलिक्यूल्स ट्रांजिशन के लिए भी कुछ संक्रमण ही अलाउड होते हैं। सामान्यतः जो सिलेक्शन रूल है रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। उसके लिए डेल्टा जे इजिकल टू +-1 होता है। जब डेल्टा जे इजिकल टू +1 होगा तो फोटोन ऊर्जा के अवशोषण को प्रदर्शित करता है, और जब जे का मान डेल्टा जे का मान -1 होगा तो उस स्थिति में स्पेक्ट्रम का अवशोषण उत्सर्जन प्रदर्शित होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जेथ से जे प्लस ऊर्जा स्तर में संक्रमण से जो फोटोन का अवशोषण होगा J2 J+1 में, उसका मान हमने निकाला हुआ है। ये h×2I J+1 के बराबर प्राप्त होता है। इस ऊर्जा अंतराल को हम अवशोषित फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू की टर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है एनर्जी h न्यू के बराबर होती है
अतः जब डेल्टा ई की वैल्यू में एच न्यू रख देता हूँ तो एच दोनों तरफ कैंसिल होकर के मुझे मिलेगा न्यू इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 पाई आई जे प्लस 1 और न्यू इज इक्वल टू 2b जे प्लस 1, जहाँ एच क्रॉस अपॉन 4 पाई आई को हम b कह रहे हैं, इसको जनरली रोटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसका जो यूनिट है जनरली वो 1/सेकंड या हर्ट्ज होती है। इसे मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में भी हम व्यक्त करते हैं, जो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर। यदि हम स्पेक्ट्रमी रेखा की वेव नंबर की बात करें तो परिभाषा से हम जानते हैं वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी के बराबर होता है, और जब हम न्यू की वैल्यू रख देते हैं तो हमको वेव नंबर की वैल्यू प्राप्त होगी 2b अपॉन सी जे प्लस 1 के बराबर। चित्र में रोटेशनल स्पेक्ट्रम को दिखाया हुआ है। J0 से 1 का जो ट्रांजिशन है उसकी लाइन की फ्रिक्वेंसी 2b मिलेगी, आप इससे उसको निकाल सकते हैं। J इजिकल टू 1 के लिए ये 4b होगी, J इजिकल टू 2 के लिए 6b होगी, J इजिकल टू 3 के लिए ये 8b होगी। और स्पष्ट है कि घूर्णन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रमी लाइंस हैं वो बराबर अंतराल पर प्राप्त होती है, और इनकी जो फ्रिक्वेंसीज है वो आप यहाँ देख सकते हैं 2b, 4b, 6b एंड सो ऑन हमको प्राप्त होती है। क्योंकि सभी स्पेक्ट्रमी रेखाओं में अंतराल समान हैं, अतः सभी स्पेक्ट्रमी रेखाएं बराबर दूरी पर प्राप्त होती हैं। घूर्णन स्पेक्ट्रम की रेखाओं के मध्य अंतराल का मापन यदि हम कर लेते हैं तो हमें रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, और रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू से हम आई की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, क्योंकि आई इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 4 पाई बी के रूप में हम ले सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं आई इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 4 पाई बी होगा। और हम जानते हैं कि डायटोमिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए आई इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर होता है, और म्यू की वैल्यू जब हम रख दें जो कि जनरली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हमको मालूम होती है, तो हम मॉलिक्यूल्स के दोनों एटम्स के मध्य की दूरी जिसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं उसको ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार रोटेशनल स्पेक्ट्रम बॉन्ड लेंथ को ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स की। सामान्य परिस्थितियों में द्विपरमाणु कणु अपने स्वतंत्र अक्ष के प्रति घूर्णन कर सकता है। जब इन अणुओं को ऊर्जा दी जाती है तो वह अपनी एक्सिस के चारों ओर रोटेशन करने लगते हैं, जिसके कारण रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यदि हम मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर में वृद्धि कर दें तो मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं उनके बीच बाइंडिंग फोर्स कमज़ोर होने लगते हैं, जिससे मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स वाइब्रेशन करने लगते हैं।
इस तरह के वाइब्रेशंस को हमने यहाँ चित्र में भी दिखाया हुआ है। दो परमाणु M1 द्रव्यमान तथा M2 द्रव्यमान के हैं, जो आपस में दृढ़ता से बंधे हुए हैं और मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। कंपन करने की स्थिति में हम इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बल मानते हैं उसको हम एक स्प्रिंग के समान ले सकते हैं। उस स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है उसको हम K ले लें तो चित्रानुसार इस डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए रेस्टोरिंग फोर्स F -K(R-R0) के बराबर हमको प्राप्त होता है, जहाँ R0 आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों एटम्स के बीच की दूरी है और R वाइब्रेशनल कंडीशन में, अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों एटम्स के बीच की दूरी है। अतः इन एटम्स के लिए जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो वो इस तरह से हमको प्राप्त होगी m1 d2 r1/dt2 = -k r -r0, m2 d2 r2/dt2 = -k r -r0। और हम जानते हैं द्रव्यमान केंद्र से जो दूरियां हैं r1 r2 उनकी वैल्यू सदैव r = r1 + r2 के बराबर होती है। द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से ही हम जानते हैं m1 r1 = m2 r2 होता है। इन इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 का जब हम इस्तेमाल करें आपस में तो हम इक्वेशन 1 और 2 को सिंप्लीफाई फॉर्म में ले सकते हैं, जो इस तरह से हैं म्यू d2r/dt2 = -k r -r0 के बराबर, जहाँ म्यू जैसा कि हम जानते हैं m1 m2/m1 + m2 के बराबर होता है और रिड्यूस्ड मास कहलाता है। यदि मैं r -r0 लिख लूँ यहाँ तो इस इक्वेशन पर कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि r0 एक कांस्टेंट है, और r -r0 को यदि x हम ले लें तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं म्यू d2x/dt2 = -kx और d2x/dt2 प्लस ω02x = 0, जहाँ ω02 k/म्यू के बराबर है और म्यू जो है रिड्यूस्ड मास है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। जहाँ फ्रिक्वेंसी ω0 √k/म्यू के बराबर हमको प्राप्त होती है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार इन अणुओं की जो ऊर्जा है वो भी क्वांटीकृत होती है और मॉलिक्यूल्स के जो अलाउड वाइब्रेशनल लेवल हैं उनकी ऊर्जाओं के मान ज्ञात करने के लिए इस अणु के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन हम लिख सकते हैं वो इस प्रकार है d2ψ/dx2 + 2μ/h² e -12 μ/ω02x² ψ = 0, जहाँ ψ इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल स्टेट्स के लिए आइगन स्टेट्स हैं और E वाइब्रेशनल एनर्जी है। श्रोडिंगर समीकरण को जब हम हल करेंगे तो प्राप्त प्रतिबंधों से जो कंपन की कुल ऊर्जा हमको प्राप्त होगी वो हमको मिलेगी E न्यू = म्यू + ½ h cos ω0। इसको हम
ई वी इज इक्वल टू वी प्लस हाफ एच प्लस ओमेगा जीरो के लें, क्योंकि वी न्यू जो है वो हम फ्रिक्वेंसी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ वी इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन होता है। इन्हें हम वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। यहाँ से स्पष्ट है कि जब हम v इजिकल टू 0 रखें सॉरी, तो हमें ई वी इजिकल टू हाफ एच क्रॉस ओमेगा प्राप्त होता है, हाफ एच क्रॉस ओमेगा जीरो प्राप्त होता है, हाफ एच न्यू जीरो के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ये जीरो पॉइंट एनर्जी कहलाती है। इस प्रकार जब हम कंपन ऊर्जा स्तर को आलेखित करेंगे तो हमें इस तरह से कंपन ऊर्जा स्तर प्राप्त होंगे। इस चित्र में जो द्विपरमाणु कणों की स्थितिज ऊर्जा को हमने दिखाया हुआ है, और काल्पनिक जो स्थितिज ऊर्जा है वो पैराबोलिक शेप की होती है, और इसमें जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उनका जो एनर्जी वैल्यू है वो v प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा जीरो के बराबर होता है। दो क्रमागत वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में ऊर्जा अंतराल डेल्टा ई हम निकाल सकते हैं, जो ई न्यू प्लस 1 माइनस ई न्यू के बराबर होगा। वैल्यू जब हम रखें और इसको सोल्व करें, ये बड़ा ब्रैकेट है बाहर की तरफ, तो हमको ये मिलेगा एच क्रॉस ओमेगा जीरो के बराबर, जो कि समान प्राप्त होता है। अतः वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच की दूरी सदैव कांस्टेंट होती है। क्वांटम कंपन संख्या जो v के रूप में हम यहाँ ले रहे हैं, उच्च मानों के लिए काल्पनिक ऊर्जा स्रोतों में अंतराल कम हो जाता है। इसका जो कारण है वो ये है कि जो द्विपरमाणु कणु हैं उनमें परमाणु के मध्य दूरी अधिक हो जाने पर स्थिति ऊर्जा वक्र पैराबोलिक नहीं रहता है, और एन हार्मोनिसिटीज में उत्पन्न होने के कारण v के उच्च मानों के लिए ऊर्जा स्तरों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है वो कम होता जाता है। इस प्रकार हमने आज रोटेशनल स्पेक्ट्रम के साथ साथ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की बात की है। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।